हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अगस्त की मध्य रात्रि को भला हम कैसे भूल सकते हैं, जिस समय गदगद कंठ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की घोषणा की थी। उसी महान दिन को, उसी स्वाधीनता के दिन को मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और आज ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस समय पंचकुला में आयोजित हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेष अतिथि के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर हम सबके बीच में पधारे हुए हैं और इस समय परेड का निरीक्षण करने के बाद उनकी जीप वापस मंच पर आ गई है। और बीच एरिना में आप देख रहे हैं हमारे परेड कमांडर श्री अजीत सिंह शेखावत IPS, और इस समय वापस उन्होंने सभी टुकड़ियों की ओर रुख किया है। उनकी कमान के बाद आगे की कार्यवाही आरंभ होगी। और अब गुजारिश करेंगे मुख्य अतिथि महोदय से कि स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला में अपना उद्बोधन, अपना शुभ संदेश देकर हमें कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी। पंचकुला के इस प्रांगण में एकत्रित आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 73 साल पहले इसी शुभ दिन 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात्रि के समय हर भारतवासी ने आजादी की खुली हवा में सांस ली थी। इसलिए 15 अगस्त का दिन हम बहुत गर्व और उल्लास के साथ हर वर्ष मनाते आए हैं। इसी दिन को देखने के लिए भारत मां के कितने ही सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशियों के हाथों कष्ट और यातनाएं सही हैं। आइए आज हम उनके ही जैसे देशभक्ति, देश प्रेम, साहस व कर्तव्यनिष्ठा और हर कीमत पर आजादी की रक्षा करने का प्रण लें। अब जानते हैं कि गत 18 जून को भी गलवान घाटी में देश की सीमा की रक्षा करते हुए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। आज मैं उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बेटों को देश पर कुर्बान कर दिया। आइए आज हम देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतबार, नमन उन्हें मेरा शतबार। आज पंचकुला के लिए एक विशेष बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि इस जिले की स्थापना भी आज ही के दिन 15 अगस्त 1995 में जो हरियाणा के 17वां जिले के रूप में निर्माण हुआ था, मैं आपको भी जिले के स्थापना दिवस की भी बधाई देता हूं। आपने अपनी मेहनत और सूझबूझ को पंचकुला को विकसित किया है, सुंदर और सुदृढ़ बनाया है। आजादी का यह दिन कई मायनों में अहम है और सबसे अहम इसलिए है कि आजादी के इस जश्न को हम एक
महामारी के दौर में मना रहे हैं और इसी कारण आज का ये अवसर बहुत ही औपचारिकताओं को छोड़कर मनाया जा रहा है। आज हमारे बीच में स्कूली बच्चे जो विभिन्न कार्यक्रम करते थे, झांकियां दिखाते थे, आज हम इस महामारी के कारण से उनको अपने बीच में अनुपस्थित पा रहे हैं। कोरोना ने हमारी आजादी में कई बंदिशें जरूर लगा दी हैं। हम आजाद हैं कुछ बंधनों के साथ, लेकिन इसके बावजूद ये वर्ष और ये आजादी की वर्षगांठ विशेष है। कोरोना ने हमारे मुंह मास्क लगा दिया पर हमारे हाथों को नहीं बांधा है। कोरोना ने हमारी रफ्तार को जरूर रोका है पर हमारे हौसलों को नहीं रोक पाया है। इस हौसले को बनाए रखने और इस महामारी को निपटने में अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक कोरोना वॉरियर्स ने मानवता की महान सेवा की है। उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, वॉलंटियर्स, अन्य चिकित्सा स्टाफ, समाज सेवक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि बहुत से ऐसे बंधु शामिल हैं। मैं इस निस्वार्थ सेवा के लिए उन सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन पहले ही 5 अगस्त को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। इसी के साथ हमारा 500 साल का यह इंतजार भी खत्म हो गया। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्थान की प्रेरणा देता रहेगा। इससे ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाकर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया है। धारा 370 हटने से न केवल कश्मीर आजाद हुआ बल्कि इस आजादी से देश भी गौरवान्वित हुआ है। वहीं राम मंदिर बनने से न केवल रामलला टेंट, तंबू और ताले से आजाद हो गए बल्कि पूरा देश अपनी आस्था के सिरमौर अपने आदर्श भगवान श्री राम से मिलने के लिए भी आजाद हो गया है। नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति को ही आजादी नहीं मिली बल्कि सोचने, समझने और अपने तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की हम सबको आजादी मिल गई है। नागरिकता अधिनियम आया। इससे केवल नागरिक होने की पहचान ही नहीं मिली बल्कि अपने ही देश में अपने होकर पराये होने की जो व्यवस्था थी उससे भी हमको आजादी मिली है। साथ ही देश की सुरक्षा में बहुत से नए आयाम भी जुड़े हैं। न केवल लड़कियों की सेना में स्थायी कमीशन में भर्ती मिली अपितु देश की सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया गया है। 29 जुलाई को राष्ट्र रक्षा के लिए 5 राफेल विमान अपने ही हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे जो अति आधुनिक तकनीक के हथियारों से लैस है। प्रिय दोस्तों, मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा ने भी देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति जो अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी, हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा से भी बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। हमारा परम कर्तव्य है कि मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों की देखभाल करें। इसीलिए हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25,000 रुपए मासिक पेंशन देती है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपया कर दी है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस अवसर पर ध्वजारोहण का यह छठा अवसर है। पिछले 5.5 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है और वह है कि कैसे अपने इस समय का एक एक क्षण, एक एक पल प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है और यह विषय है व्यवस्था परिवर्तन का। जिन कामों के बारे में
पहले लोग कहा करते थे कि ये तो नहीं हो सकता, या कहते थे ये तो ऐसे ही चलेगा। हमने उस व्यवस्था और मानसिकता दोनों पर चोट करते हुए उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। राजनीतिक आजादी तो हमें साल 1947 में मिल गई थी, लेकिन 7 दशकों में भी सरकारें प्रशासनिक जकड़नों से निजात नहीं दिला पाई। जब इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं पर बदलाव की सोच के साथ हमने चोट की, उन कमियों को रेखांकित कर बदलने का निश्चय किया, तो यथास्थितिवादी लोग उसे घोटाले की संज्ञा देने लगे। समस्या को हमने समझा, उसे बदलने के लिए कदम हमने उठाए, बिचौलियों को हमने गिरफ्तार करवाया। तो यह घोटाला कैसे हो गया? जब हमने ही कमी को पकड़ा है और हम ही उसे दुरुस्त कर रहे हैं, तब फिर इसे तो बुनियादी सुधार की संज्ञा दी जानी चाहिए, न कि घोटालों की। पिछले कार्यकाल से ही हमने व्यवस्था परिवर्तन कर सुशासन प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस, इसका रास्ता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की ये नीति अपनाई है। इसके लिए अधिकतम सरकारी योजनाएं और सेवाएं उनको हमने ऑनलाइन किया है। साल 2014 में कार्यभार संभालने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो, सरकारी नौकरियां तो मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से ही मिलेंगी, और ये हमने करके दिखाया। इसकी सफलता पर कई सवाल उठाए गए, संदेह किया गया, लेकिन हमने 75,000 से अधिक नौकरियां मेरिट के आधार पर दी। भविष्य में हमारा लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में न जाना पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके घर पर जाकर लाभ प्रदान करे। इसके लिए हर परिवार का पहचान पत्र बनाकर सरकार की सब सेवाओं और योजनाओं को उससे जोड़ा जा रहा है। हम इस मास के अंत तक 20 लाख परिवारों को उनके घर पर ही जाकर पहचान पत्र देंगे। ये तो असंभव से दिखने वाले कार्य हैं, जिनको पूरा करने का न सिर्फ हमने प्रण ही लिया है, बल्कि हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि क्षेत्र का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। देश के किसानों के कंधों पर देश को खिलाने और देश की भूख मिटाने का भार है, पर उनकी तकलीफों को दूर करने की जिम्मेवारी कभी किसी ने नहीं समझी। हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, हमने इससे 74 साल के बाद ये आजादी किसानों के लिए भी आजादी होगी। इसमें आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन से भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देकर उपज की बर्बादी को रोका जाएगा। इसी प्रकार कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार अध्यादेश और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश से किसान अपनी पसंद की मंडी और बाजार में फसल बेचने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में सक्षम हो गया है। किसान जिसे चाहे फसल बेच सकता है, वही उसने है, तो बेचेगा भी वही और बेहतर दाम में बेचेगा। मैं इन सभी कदमों का स्वागत करता हूं। इसी दिशा में हमने हरियाणा में कृषि को जोखिम मुक्त और उपज की बिक्री को सरल बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ये शुरू किया है। कोरोना महामारी के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से हमने रबी की फसलों के दाने दाने की खरीद की है और किसान की फसलों के दाम सीधे उनके खातों में पहुंचाए हैं। किसान की उपज पर संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना में 19 सब्जियां और फल शामिल किए गए हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड ये योजना शुरू की गई है। आप जानते हैं कि खेती के लिए पानी एक महती आवश्यकता होती है, और लेकिन हमारा दायित्व है कि हम कम से कम पानी का उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। हमने धान का रकबा कम करने व कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना लागू की और इसके तहत किसानों को 7,000 रुपया प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता ये दी जाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, अलग अलग हिसाब से इसे धानबंदी का नाम देकर चाहे राजनीति करता रहे, लेकिन हमने ये संकल्प किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए लिया है।
हम इसे उनकी सहमति से ही पूरा भी करेंगे। हमने सिंचाई के लिए कई अन्य महत्वाकांक्षी ये योजनाएं बनाई हैं। जो पानी, गंदा पानी, उसको साफ करके हम लोगों ने उसका रीयूज, पुनः प्रयोग करने के नए नए प्रयोग उठाए हैं। और लघु सिंचाई और उसमें माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, इस नाते से कई प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे भी किसान को लाभ होगा, पानी भी बचेगा। अब तक देश कृषि प्रधान देश तो था, लेकिन किसान प्रधान कभी नहीं रहा। अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा। साथियों, एक दूसरा वर्ग भी है जो उतना ही हताश, निराश और परेशान था, जिसके लिए आजादी न तो कभी आई और न ही कभी उन्हें दी गई। वो वर्ग है कर्मचारी वर्ग। ये वर्षगांठ उनके लिए भी आजादी लेकर आई है। रोजगार की दिशा में हमने युवाओं को योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से लगभग 75,000 नौकरियां दी हैं। हमारे युवा अब नौकरियों के लिए सिफारिशें ये तलाशते नहीं फिरते, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है कि अभी जो आईएएस की परीक्षाएं हुई, उनमें अपनी प्रतिभा से उन्होंने देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। इस साल इसके परिणामों में प्रदेश के 25 युवा ये सफल रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा के प्रदीप मलिक ने पहला और हिमांशु जैन ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सभी 25 युवाओं और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। रोजगार प्राप्त करने से पहले जो बेबस थे, हमने उन्हें आजादी दी। पर्ची खर्ची के द्वारा नौकरी पाने से आजादी, अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ने और स्वाभिमान से काम करने की आजादी। मित्रों, अपनी पसंद की जगह जाने और वहां काम करने की आजादी भी उनको ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से दी गई है। पूर्व में कर्मचारियों को कठपुतली बनाकर व्यवहार किया जाता था, परंतु अब ईमानदार कर्मचारी आजादी की सांस ले रहे हैं। कृषि क्षेत्र के साथ साथ उद्योग भी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। रोजगार सृजन में भी उद्योगों की अहम भूमिका होती है। इसलिए हमने प्रदेश का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्यम प्रोत्साहन नीति लागू की, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। अब हम नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 तैयार कर रहे हैं। हम कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल नारे को आधार बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रदेश को उत्पादन का हब बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हरियाणा में अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई विभाग का गठन किया है, क्योंकि एमएसएमई न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देते हैं, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% हिस्सेदारी देने की व्यवस्था भी हमने बनाई है। अब हम प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर रोजगार प्रदान कर रहे हैं। रोजगार संबंधी जानकारी देने के लिए रोजगार पोर्टल भी और कॉल सेंटर भी ये बनाए गए हैं। साथियों, हमारी आधी आबादी महिलाओं की है। इस आधी आबादी को उसके हिस्से की महत्वपूर्ण ताकत देने की शुरुआत भी हम कर चुके हैं। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते और उनको पूरी ताकत देने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, ताकि उन्हें सही मायने में बराबरी का हक ये हासिल हो सके। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% की भागीदारी की व्यवस्था महिला सशक्तिकरण दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मेरिट सिस्टम के लागू होने के बाद से सरकारी नौकरियों में लगातार महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। हमारी सरकार बनने के बाद से हमने न सिर्फ लिंगानुपात का सुधार किया, 1000 के मुकाबले इसे 923 तक पहुंचाया, बल्कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कॉलेज खोलने की व्यवस्था भी की। प्रदेश में हमारे आने के बाद 66 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 42 लड़कियों के लिए हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने की समस्या, कॉलेजों की दूरी सबसे बड़ी बाधा रही है, जिसे जल्द ही दूर करने का यह प्रयास किया जा रहा है। फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने की जो व्यवस्था शुरू हुई है, यह महिलाओं को स्वस्थ और सशक्त बनाने में कारगर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए हमने प्रदेश में 31 थाने महिलाओं के लिए अलग से खोले हैं। वर्ष 2014 में
जब हमारी सरकार सत्ता में आई उस समय पुलिस बल में बेटियों की संख्या मात्र 3% थी, जिसे हमने 10% कर दिया। अब हमारा लक्ष्य इसे 15% करने का है। हमारी सरकार आधी आबादी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही पूरी ताकत देना चाहती है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए सड़क, रेल और मेट्रो सेवा के साथ साथ हवाई सेवा के विस्तार पर भी हमने बल दिया है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मंडी मार्ग योजना, मुख्यमंत्री खेत सड़क मार्ग योजना, मंडी मार्ग योजना आदि के परिणाम स्वरूप सड़कों का सुदृढ़ जाल फैला है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में बिजली की विकास की पहली जरूरत है। हमने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और लाइन लॉस घटाकर 17.27% तक ले आए हैं, जो पूर्व में लगभग 32% ये लाइन लॉस था। इस बिजली वितरण निगम के सभी जो हमारी कंपनियां हैं, निगम, वो अब घाटे के बजाय लाभ में चल रहे हैं। हमने महारा गांव, जगमग गांव के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांव में 24 घंटे बिजली देने का एक संकल्प लिया है। इसमें से 10 जिलों में यह पूरा कर लिया गया है। जो अभी तक आज से पहले 4638 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी, आज से उसमें 200 गांव और जोड़कर 4838 गांव में 24 घंटे बिजली देने का यह संकल्प पूरा होगा। हमने पिछले 5 वर्षों में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि कुछ न कुछ इसमें कमी की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बच्चों के लिए 3000 प्लेवे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें 1000 स्कूल इसी साल खोलने की प्रक्रिया जारी है। हम राज्य में 82 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने जा रहे हैं। कोरोना महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। यह नीति देश को नई शक्ति प्रदान करने में परिवर्तनकारी कदम साबित होने जा रही है। प्रिय देशवासियों, प्रदेशवासियों, सरकार की नई खेल नीति और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दिए जाने का हम लोग संकल्प लिए हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदकों की झड़ी लगाकर देश का नाम रोशन किया है, वहीं प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। हम सभी खेलों के लिए संसाधनों और सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। हमें गर्व है कि देश का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इसको कहना चाहिए इवेंट खेलो इंडिया, ये खेलो इंडिया अगले वर्ष का 2021 का इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर हरियाणा को मिला है। और हम विचार करते हैं कि पंचकुला से बढ़िया स्थान इन खेलों के लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए देश भर से 15,000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे, उसमें हरियाणा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाई बहनों, इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। डॉक्टरों की भर्ती जो 2014 में मात्र 700 एमबीबीएस के कैंडिडेट भर्ती होते थे, अब वो इस वर्ष 1750 कैंडिडेट इनको एमबीबीएस के एडमिशन में भर्ती किया जा रहा है। हमने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त कोविड अस्पताल, टेस्टिंग लैब, आइसोलेशन वार्ड, प्लाज्मा बैंक व चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कोविड के 83% से अधिक मरीज ये ठीक हो चुके हैं। हमने सब मरीजों की जान बचाने की भरसक कोशिश की है, परंतु फिर भी कुछ जानें चली गई। इसका मुझे बहुत बड़ा दुख भी है। ग्राम विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए हमने गांव को लाल डोरा मुक्त करने का काम शुरू किया है और 2 अक्टूबर तक 242 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया जाएगा। अब उनके घरों के मालिक जो अब तक वो नहीं थे, वो अपने गांव में ही अपने घर के पक्के मालिक बन जाएंगे। ग्राम विकास की लोगों की संपत्तियों व जमीनों के लेन देन में धोखाधड़ी से बचने के लिए संपत्तियों और भू रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए वेब हेल्थ पोर्टल पर 127 तहसीलों और उप तहसीलों का ब्यौरा डाला जा चुका है। हाल ही में हमने नगर निकायों में आने वाले गांव के लोगों को संपत्ति कर में एक मुश्त 50% छूट दी है। यही नहीं, धर्मार्थ, शैक्षणिक इन संस्थानों को और अस्पताल तथा विशेष जरूरत वाले बच्चों के स्कूलों को संपत्ति कर में 100% की पूरी छूट दे दी है।
ये छूट उन्हें प्रदान की जाएगी जो वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक अपना सभी बकाया राशियों का भुगतान 31 अक्टूबर 2020 तक ये कर देंगे। भाइयों बहनों, हमने हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक योजनाएं बनाई हैं। ठीक उसी तरह असंभव से दिखने वाले कार्य जैसे रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को बंद करना, पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाना, बीपीएल परिवारों के राशन व्यवस्था में ठगी को बंद करना, हरियाणा के हजारों गांवों को लाल डोरे से मुक्त करना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधी सहायता पहुंचाना और हर हरियाणा वासी का परिवार पहचान पत्र बनाकर उसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, सभी कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, अंत्योदय योजना आदि द्वारा गरीबों को लाभ दिए जा रहे हैं। इस वर्ष हमने सुशासन का संकल्प लिया है। यह वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष ये मनाया जा रहा है। जंजीरें केवल गुलामी की, अंग्रेजों की नहीं थी, बल्कि एक मानसिकता की भी थी जिसने देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। सत्ता को शासन का जरिया बनाकर रखा, कभी जनता की सेवा का ख्याल नहीं रखा। हमें इस मानसिकता से भी देश को आजाद करना है। हम सुशासन शब्दों से, कागजों से और बातों से नहीं लाएंगे, बल्कि सुशासन समाज को संकल्प से और सभी को साथ लेकर लाएंगे। इस ऐतिहासिक दिवस पर जब हम अपना स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आइए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नवनिर्माण के लिए मिलकर काम करने की शपथ लें। इस पावन अवसर पर मैं फिर से एक बार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हरियाणा के कर्मठ लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। चलो 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 चलो।